कभी सोचा है कि सिर्फ एक अपमान, हाँ बस एक अपमान, प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रख सकता है? ये कहानी एक ऐसी ही जिद की है, एक ऐसी शपथ की जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे किसी एक इंसान का अपमान उस वक्त के सबसे पावरफुल एम्पायर मगध साम्राज्य को उसके तख्त से हिला सकता है। हमारी आज की कहानी की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। इस महान साम्राज्य की कहानी, हैरानी की बात है कि किसी राजा से नहीं बल्कि एक टीचर से शुरू होती है, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट जिनका नाम था चाणक्य। सब कुछ उस एक दिन बदल गया जब नंद वंश के घमंडी राजा धनानंद ने भरी सभा में आचार्य चाणक्य की बेइज्जती की। और बस यही अपमान की आग थी जिसने एक ऐसी शपथ को जन्म दिया जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को राख करने वाली थी। देखिए, चाणक्य एक टीचर थे, कोई योद्धा नहीं। वो जानते थे कि अपनी शपथ पूरी करने के लिए उन्हें एक चैंपियन की जरूरत पड़ेगी, और उनकी ये खोज खत्म हुई एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य पर। चाणक्य ने उसे ज्ञान और युद्ध नीति से ऐसा तराशा कि उसे उस हीरो में बदल दिया जो मगध के सिंहासन को सीधी चुनौती देने वाला था। और बस यहीं से शुरू हुआ गुरु और शिष्य का वो सफर जहां ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हुआ। ये साम्राज्य को बनाने का दौर था, स्ट्रेटेजी के दम पर। अब देखिए, उनकी पहली कोशिश तो फेल हो गई, लेकिन हार मानने की जगह चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल डाली। पहले उन्होंने सहयोगी बनाए, बॉर्डर्स को सिक्योर किया, और फिर 322 ईसा पूर्व में उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र पर फाइनल अटैक किया और धनानंद को हरा दिया। और सत्ता में आते ही चंद्रगुप्त ने क्या किया? एक विशाल सेना तैयार की। कितनी बड़ी? पूरे 6 लाख सैनिक। इस अनस्टॉपेबल आर्मी के साथ उन्होंने मौर्य साम्राज्य को लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला दिया। तो ये वो टाइम था जब साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। 322 ईसा पूर्व में एम्पायर की शुरुआत से लेकर सेल्यूकस के साथ उस इंपॉर्टेंट जंग तक हर एक घटना ने आने वाले इस महान साम्राज्य की नींव को और पक्का किया। फिर साल आया 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का सामना हुआ सिकंदर महान के जनरल सेल्यूकस निकेटर से। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये तो एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक था। सेल्यूकस ने न सिर्फ एक बहुत बड़ा इलाका हाथ से जाने दिया, बल्कि अपनी बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। इससे हुआ ये कि 2 पावरफुल साम्राज्यों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। चलिए, अब हम उस दौर में चलते हैं जब यह साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा। यह युग था चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक का। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को काफी अच्छे से संभाला। तो जब तक गद्दी अशोक तक पहुंची, उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा और स्टेबल एम्पायर मिला, जिसे वो ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले थे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज करना कोई आसान काम तो था नहीं। तो अशोक ने क्या किया? उन्होंने इसे 4 मुख्य प्रांतों में बांट दिया। हर प्रांत की अपनी राजधानी थी और शासन की बागडोर थी कुमार, यानी शाही राजकुमारों के हाथों में। और अशोक की विरासत, वो तो आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनका बनवाया हुआ अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। हम इसे हर रोज भारतीय करेंसी नोटों पर देखते हैं। उस महान इतिहास की एक ऐसी निशानी जो आज भी हमारे साथ है। अशोक का शासन पूरे 41 साल तक चला। ये एक बहुत लंबा और बहुत ही प्रभावशाली दौर था, जिसने संस्कृति, शिक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में ऐसी प्रगति देखी जो कमाल की थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। यह इतिहास का नियम है। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर की तरफ, जहां हम समझेंगे कि यह महान साम्राज्य आखिर गिरा क्यों। और यह सवाल सच में हैरान करने वाला है। एक साम्राज्य जो पूरे महाद्वीप में फैला था, अपनी शक्ति के शिखर पर था, वो अशोक की मृत्यु के सिर्फ 50 साल के अंदर ही बिखरने लगा। आखिर हुआ क्या? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। साम्राज्य का इतना बड़ा आकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अशोक के बाद जो राजा आए, वो इस सिस्टम को ठीक से चला नहीं पाए। जनता का भरोसा टूटने लगा और मौके का फायदा उठाकर नए महत्वाकांक्षी शासकों ने धीरे धीरे साम्राज्य के टुकड़े करने शुरू कर दिए। और यह हमें आखिर में इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि मौर्य साम्राज्य की यह कहानी हमें इतिहास के बारे में क्या सिखाती है। क्या हर महान साम्राज्य अपने ही अंदर अपने बर्बादी के बीज लेकर पैदा होता है?
सोच